एनसीईआरटी और आरबीएसई की प्रमाणिक पुस्तक जिसका नाम आता है दोस्तों राजस्थान अध्ययन के साथ साथ सामाजिक विज्ञान पुस्तक। राजस्थान अध्ययन पुस्तक तो रामबाण साबित आपकी है ही है वैसे राजस्थान जीके के लिए, लेकिन राजस्थान भारत के संदर्भ में राजस्थान जीके जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उसके संदर्भ में अपने को सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भी पढ़नी पड़ेगी। आज हम बात करने वाले कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान पुस्तक के बारे में, जिसका पहला अध्याय रहेगा अपना स्वर्णिम भारत प्रारंभ से लगा करके 1206 ईसा पूर्व तक की। इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे रखा है, आप जल्दी से जाइए इसको डाउनलोड कीजिए। बाकी मैंने नंबर भी दे रखे, वहाँ से भी मेरे को आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं। तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी से जाइए हमारे ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद नोट्स वाला एक फोल्डर आएगा, उस फोल्डर के अंदर हमने सारी पीडीएफ जो है वो उपलब्ध आपको करा रखी है दोस्तों। ठीक है, 360 पेज की पीडीएफ है, कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। 360 पेज की हमारी मेहनत है, तो इसको ज़रूर आप पढ़ें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। चलिए, यहाँ पर हमने छोड़े थे, आगे की ओर बढ़ते हैं। 40वां महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना कि राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद जो है वो सम्राट अशोक ने कलिंग का जो युद्ध है दोस्तों वो लड़ा था। तो आता है दोस्तों 8 वर्ष। 8वें वर्ष जब सम्राट अशोक का राज्याभिषेक हो चुका था, उसके 8 साल बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं हम, 261 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, ईस्वी संवत से भी पूरी की पहले की बात है। तो 261 विक्रमादित्य के द्वारा तो विक्रम संवत चलाया गया था। उज्जैन के महाकालेश्वर नगरी जो है अपनी मध्य प्रदेश के राजा थे दोस्तों अपने ये क्या नाम इनका, विक्रमादित्य जी। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा जो है विक्रम संवत चलाया गया था। लेकिन यहाँ पर ईसा पूर्व की बात करें तो 261 ईसा पूर्व की बात करें तो 8वें वर्ष जो है वहाँ पर राज्याभिषेक करने के बाद अशोक के द्वारा जो है कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। 41वां प्रश्न आता है कि अशोक के आक्रमण के समय कलिंग के राजा कौन थे। तो दोस्तों नाम आता है नंदराज का। नंदराज जो हैं वह अशोक के आक्रमण के समय की बात करें तो कलिंग के राजा थे नंदराज जी। 42वां प्रश्न है अपना कि अशोक को बौद्ध धर्म में किसने जो है वो दीक्षित किया था, मतलब दीक्षा दी थी, इनके द्वारा दीक्षा दी गई। तो नाम आता है दोस्तों श्रमण निग्रोध व उपगुप्त का नाम आता है। श्रमण निग्रोध व उपगुप्त जो हैं उन्हीं के द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था, श्रमण निग्रोध व उपगुप्त के द्वारा। याद रखिएगा, नाम थोड़े से आपको अजीब लगेंगे लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो श्रमण निग्रोध और उपगुप्त जो हैं वह अशोक को जो है वो बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाले थे। 43वां प्रश्न है अपना कि अशोक ने किसके स्थान पर धम्मघोष को अपनाया था। दोस्तों देखिए, धम्मघोष बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो बहरी घोष के जो समय था अपनाया था इनको। तो युद्ध के नगाड़ों की आवाज़ होती है बहरी घोष। तो अशोक ने जो है वह किसके स्थान पर जो है वह धम्मघोष को अपनाया, तो बहरी घोष के रूप में जो अपनाया गया था। युद्ध के नगाड़ों की आवाज़ होती है बहरी घोष। चलिए अगला प्रश्न देखें 44 नंबर का कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले सम्राट अशोक किसका उपासक थे। किसके उपासक थे? तो शिव जी के उपासक थे दोस्तों। ठीक है, भगवान प्रभु श्री शिवजी जी महाराज महाकालेश्वर प्रभु जो हैं उनके उपासक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले की बात कर रहे हैं जब अशोक जो हैं वो उपासक थे अपने शिवजी महाराज जी के। हाँ, 45वां प्रश्न है अपना कि सम्राट अशोक ने किसे अपना गुरु बनाया था। सम्राट अशोक के द्वारा किसे अपना गुरु बनाया गया था। तो नाम आता है दोस्तों मोगलीपुत्र तिस। क्या नाम है? मोगलीपुत्र तिस जो है वो सम्राट अशोक ने जो है अपना गुरु बनाया था, मोगलीपुत्र तिस ने। 46वां प्रश्न देखें जो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कितनी बार धम्म यात्रा की थी। दोस्तों देखो, अब धम्म यात्रा जो है वो 2 बार की जाती है सम्राट अशोक के द्वारा। ठीक है, जीवन में पूरे जीवन में 2 बार यात्रा करते हैं, धम्म यात्रा 2 बार करते हैं। एक नाम आता है बोध गया और दूसरा है लिम्बुरी या फिर कपिल नाम भी आता है, कपिल वस्तु भी नाम देखने को मिलता है अपने। ठीक है ना। हाँ, तो सम्राट अशोक के द्वारा 46वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कितनी बार धम्म यात्रा की। तो 2 बार की थी, जिनमें बोध गया तथा लुम्बिनी का नाम आता है, मतलब कपिल वस्तु। ठीक है, तो बोध गया और लुम्बिनी कपिल वस्तु जो है वो नाम मिलता है। फिर 47वां प्रश्न है अपना कि अशोक ने स्वयं को क्या कहा है। तो बुद्ध शाक्य के नाम से, मतलब बुद्ध के शासक के रूप, बुद्ध के शाक्य नहीं होते हैं यार, मतलब शरणागत के रूप में जान सकते हैं अपने शाक्य। तो बुद्ध शाक्य एग्जैक्ट नाम को याद नहीं है, लेकिन नॉर्मल आप मोटे मोटे तरीके से सीख सकते हैं। तो अशोक ने जो है वो स्वयं को कहा था दोस्तों बुद्ध शाक्य। 48वां प्रश्न है कि अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों की स्थापना की थी उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें ही धम्म कहा जाता था। ठीक है ना। 49वां प्रश्न है कि किस शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों में अपनी आस्था प्रकट की थी। तो दोस्तों नाम आता है बाबरू अभिलेख।
बाबरोफिलिक काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हुआ था। ठीक है, तो 49 प्रश्न यहाँ हो गए हैं। 50वां प्रश्न यहाँ देख लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो। चलिए, प्रश्न कह रहा है 50 नंबर का कि बौद्ध स्थानों की यात्रा करते हुए स्वर्ण दान करना क्या कहलाता है। देखो, धम्म का आप पूछ रहे थे ना क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने वाला है। तो बौद्ध स्थानों की यात्रा करते हुए स्वर्ण दान करना क्या कहलाता है, तो उसे धम्म यात्रा के नाम से जाना जाता है। धम्म यात्रा जो है वह बौद्ध स्थानों की यात्रा करते हुए स्वर्ण दान करना जो है वह धम्म यात्रा के नाम से जाना जाता है। 51वां प्रश्न है कि अभिलेखों के द्वारा प्रजा को संबोधित करने वाला पहला राजा कौन था। अभिलेखों के द्वारा जो है वो प्रजा को संबोधित करते थे, ऐसे पहले राजा कौन थे, तो सम्राट अशोक का नाम आता है। वीर सम्राट अशोक जो हैं उन्हीं को जाना जाता है अभिलेखों के द्वारा प्रजा को संबोधित करने वाला पहला शासक या पहला राजा। तो इस तरीके से हमने 51 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की है। अगले क्वेश्चंस अगले वीडियो में जानेंगे। आपका प्रेम यूं ही बना रहे। धन्यवाद।